नमस्कार, जय हिंद मेरे विद्वान साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर। और मैं भूपेंद्र पाठक आज आपके लिए लेकर के आऊँ एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसकी आज हम प्रारंभ शुरुआत करने वाले हैं। साथियों, हम इस क्लास में 11th एंड 12th के साथ एनडीए में आए हुए क्वेश्चनों के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी जो विद्यार्थी एनडीए में एक अपना सपना देखना चाहता है। वो विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक अवश्य देखें। साथियों, इसकी पीपीटी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, तो आप वहां से इसकी पीपीटी फॉर्मेट को ले सकते हैं मेरे साथियों। यह क्लास हम 3 फॉर्मेट में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल थ्योरम पर हम बात करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे। दूसरा, हम बेटा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे। और तीसरा, उन कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल सेक्शन पर हम बात करेंगे मेरे साथियों। जो विद्यार्थी 11th एंड 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है और एनडीए की तैयारी कर रहा है, फिजिक्स के लिए कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। आज की क्लास में जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें यह बताने वाले हैं कि फिजिक्स का फील क्या होता है, फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स को हम कैसे पढ़ना चाहिए। तो हम उन्हीं सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट, उन्हीं थ्योरी पर आज की क्लास में बात करने वाले हैं मेरे साथियों। आज की क्लास का जो हमारा गोल होने वाला है, इसमें पहले आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ पर खत्म हुई, इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरा हमारा रहेगा बेटा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और एग्जामिनर फिजिकल क्वांटिटी से कैसे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बना सकता है। तो हम इस न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल फॉर एनडीए, एनडीए में आए हुए न्यूमेरिकल सेक्शन की भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। चलिए विद्वान साथियों, मैं आपको बता दूं कि सन 1600 ईस्वी से पहले, सन 1600 ईस्वी से पहले मेरे साथियों फिजिक्स को एक जादू समझा जाता था। लोग फिजिक्स को एक फिनोमिना, एक जादू कहते थे कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स एक जादू है, बहुत चमत्कार है फिजिक्स। लोग भगवान मानते थे फिजिक्स को। लेकिन 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था गैलीलियो। सन 1600 ईस्वी में एक साथियों वैज्ञानिक आए, उनका नाम था गैलीलियो। इन्होंने सर्वप्रथम फिजिक्स को फील करना सिखाया कि फिजिक्स क्या है। साथियों, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट की जो डिस्कवरी की थी वो गैलीलियो के द्वारा प्रारंभिक डिस्कवरी की गई थी। गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाया था वो कॉनकेव लेंस पर आधारित था मेरे साथ। गैलीलियो के द्वारा बनाया गया जो टेलीस्कोप था वो कॉनकेव लेंस पर आधारित था। हाल ही में जो हम टेलीस्कोप देखते हैं वो विद्यार्थियों, उनमें 2 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक स्मॉल साइज कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक लार्ज साइज कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो 2 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होते हैं किसमें, आजकल के टेलीस्कोप में। लेकिन उस वक्त सन 1600 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा जो टेलीस्कोप बनाया गया था, वो टेलीस्कोप जो था वो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस पर आधारित था मेरे साथियों। सन 1600 ईस्वी में या इससे पहले
लोग यह मानते थे धार्मिक प्रथा बहुत ज्यादा थी और लोगों का यह मानना था कि पृथ्वी कांस्टेंट है और पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये विद्वान था मेरे साथियों, इन्होंने पहली बार टेलीस्कोप से देखा और टेलीस्कोप से देखने के बाद इन्होंने कहा कि आपकी धारणा गलत है। साथियों, इन्होंने बोला कि सूर्य कांस्टेंट है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो कौन है? अर्थ है मेरे साथियों, पहला व्यक्ति था जो सही बात के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली थी इस गैलीलियो को। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का राज होता था। वहां पर कोई मंत्री या हमारे हाई कोर्ट वगैरह नहीं होते थे। वहां पर राजा जो बोल दिया वही सुप्रीम कोर्ट था, वही हाई कोर्ट था, वही जज था। जैसे जैसे इसकी बात पुजारियों को पता चली, ब्राह्मणों को पता चली, तो ब्राह्मणों ने वो बात राजा तक डिलीवर की कि एक हमारे पास एक ऐसा पापी इंसान है जो हमारे धर्म के विरुद्ध जा रहा है। और राजा ने इन्हें उस वक्त आजीवन कारावास की सजा दी। यह पहला व्यक्ति था जिसने 15 साल अपने जेल में बिताए, आजीवन कारावास की कठोर सजा के साथ बिताए। चलिए साथियों, तो इसकी फिजिक्स की शुरुआत जो हुई थी वो गैलीलियो के द्वारा की गई थी। और साथियों, आज जो न्यूटन के नियम हम पढ़ रहे हैं उनमें सभी में उपयोग किया गया है गैलीलियो की थ्योरम्स का, गैलीलियो के नियम्स का उपयोग किया गया है। साथियों, 1600 से घटना प्रारंभ होती है और यह घटना जब हम पढ़ते हैं तो यह घटना चलती है 1960 तक मेरे विद्वान साथियों। हम जो फिजिक्स में 11th एंड 12th क्लास में पढ़ते हैं, सन 1600 ईस्वी से 1960 ईस्वी के ज्ञान को पढ़ते हैं मेरे साथियों। 1960 में लेजर की डिस्कवरी हुई थी। इसके बाद का 1960 के बाद का कोई भी ज्ञान हम 11th एंड 12th क्लास में नहीं पढ़ते हैं मेरे साथियों। तो अगर मैं बात करना चाहूं मेरे साथियों, तो सन 1600 ईस्वी से पहले गैलीलियो के द्वारा डिस्कवरी हुई थी किसकी? न्यूटन नियम्स और टेलीस्कोप के बारे में। और 1960 में लेजर का जो ज्ञान था वो हमारा अंतिम ज्ञान था मेरे साथियों। मैं आपको बता दूं कि सन 1600 ईस्वी से 1960 के बीच में एक बाउंड्री लाइन आती है और वो आता है सन 1900 के समय। सन 1900 ईस्वी का समय आता है मेरे साथियों। और सन 1900 ईस्वी का जो समय आता है मेरे साथियों, इसमें एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था मेरे विद्वान साथियों प्लांक। प्लांक ने सबसे पहले लाइट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? लाइट के बारे में। और लाइट में सबसे पहले इन्होंने बताया था साथियों फोटोन के बारे में। फोटोन सबसे पहले इन्होंने 1900 ईस्वी में प्लांक ने किसके बारे में बताया साथियों? लाइट के बारे में बताया। और लाइट में भी कौन से वर्ड के बारे में बताया? फोटोन, जो आज हम पढ़ते हैं एनर्जी पैकेट। तो इन फोटोन के बारे में बताने वाले सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था मेरे विद्वान साथियों? तो आंसर दीजिएगा प्लांक। प्लांक से पहले 1900 से पहले हम पार्टिकल का डिस्कशन तो करते थे। 1900 से पहले हम पार्टिकल का डिस्कशन तो करते थे, लेकिन पार्टिकल के मास का डिस्कशन होता था मेरे साथ। पार्टिकल में किसका डिस्कशन होता था? मास का डिस्कशन करते थे, मास के बारे में जानकारी ग्रहण करते थे। और 1900 के बाद पार्टिकल का डिस्कशन तो होता था मेरे साथियों,
पार्टिकल में जो हम डिस्कशन करते हैं बेटा वो चार्ज का करते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो 11th एंड 12th के बारे में जानकारी ली हो तो 11th क्लास में 18 चैप्टर है और 18 चैप्टर में सभी चैप्टर के ऊपर जो बात की गई है विद्यार्थियों वो केवल और केवल किसकी बात की है बेटा, मास की बात की। और 12th क्लास के अंदर पहले 3 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज पर आधारित है, अगले 3 चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड पर आधारित है। तो 11th क्लास में जो हम पढ़ते हैं वो सन 1600 से लेकर के 1900 मतलब 300 साल का ज्ञान अर्जित करते हैं। कब बेटा, 11th क्लास में बेटा। और 12th क्लास के अंदर केवल और केवल 60 साल का ज्ञान हम अर्जित करते हैं मेरे विद्वान साथियों। और आपने देखा होगा जो विद्यार्थी अभी बोर्ड की कक्षाएं पास करके आए, 10th की क्लास पास करके आए, वो विद्यार्थी यह सोचता है कि मैं 11th क्लास को आराम से रेस्ट में लूं और 12th क्लास में दोबारा से मेहनत करूं। मेरे साथियों, जो विद्यार्थी 11th क्लास में मेहनत नहीं करता वो 300 साल का ज्ञान छोड़ देता है। और यही कारण है कि 12th क्लास या कंपटीशन में जब वो विद्यार्थी जाता है तो अपने नॉलेज के अभाव के कारण अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाता और कंपटीशन की रेस से पीछे हो जाता है। यही कारण है विद्यार्थियों। अगर आप 11th क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं, 12th क्लास को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो यही आपका कंप्लीट सिलेबस है कंपटीशन का भी मेरे साथियों। आगे की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। एक बार अगर आपको यह बात समझ आ गई कि हम 11th में क्या पढ़ते हैं और 12th में क्या पढ़ते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस या थंबनेल जरूर करिए मेरे साथियों। चलिए आगे की बात हम करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ाने से पहले मैं विद्यार्थियों, आपने केवल ये डेफिनेशन पढ़ी है कि विच क्वांटिटी वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिन क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो आप उन्हें फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। साथियों, परिभाषा को फील के साथ पढ़ो, परिभाषा को समझिए, परिभाषा को बनाना सीखिए। डेफिनेशन अगर आप बना सकते हो, अगर आप डेफिनेशन बना सकते हो तो उसको बनाने का प्रयास करें, आपको सक्सेस मिलेगी मेरे साथियों। फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। साथियों, जैसे ही प्लांक ने सन 1900 के अंदर लाइट के बारे में बताया, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट का नाम था आइंस्टीन। क्या नाम था मेरे विद्वान साथियों? आइंस्टीन। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? आइंस्टीन। और साथियों, इस आइंस्टीन वैज्ञानिक ने एक प्रयास किया था, एक बहुत ही शानदार उम्दा प्रयास किया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि इस नेचर के अंदर केवल और केवल 2 प्रकार की चीजें हैं मेरे साथ। इस नेचर के अंदर केवल और केवल कितने प्रकार की चीजें हैं? 2 प्रकार की चीजें हैं बेटा। एक कौन सी चीजें? जिन्हें हम विजिबल कहते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। एक वो चीजें जो क्या है मेरे विद्वान साथियों? विजिबल है। और एक कौन सी चीजें? तो बेटा नॉन विजिबल है। एक वो चीज बेटा जिसे हम देख सकते हैं, विजिबल है, जिसके बारे में हम आंखों से बता सकते हैं, और जिसे हम देख सकते हैं साथियों, इसे साइंस की भाषा में एक नाम से जाना जाता है, मास। आप जो देख सकते हो उसे हम क्या कहते हैं? मास। यह कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद
2 मिनट बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं और मुझे पता है उस क्वेश्चन का 90% विद्यार्थी गलत आंसर देगा। 90% विद्यार्थी गलत आंसर देगा। साथियों, विजिबल जो थिंग्स है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मास के नाम से जानते हैं। और जो नॉन विजिबल थिंग्स है इसे हम बेटा एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनर्जी। और बेटा मास और एनर्जी के रिलेशन को समझाने का प्रयास कर रहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक थ्योरी पर कार्य कर रहे थे और वो थ्योरी ये थी कि मैं मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं। वो जिस थ्योरी पर काम कर रहे थे वो ये थ्योरी थी कि मैं एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दूं? मास। सॉरी, गलत स्टेटमेंट बोल दिया। मास को किस में कन्वर्ट कर दूं? एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं। ये स्टेटमेंट पर कौन चर्चा कर रहे थे? अल्बर्ट आइंस्टीन चर्चा कर रहे थे। कहने का मतलब वो ह्यूमन बॉडी को एनर्जी बनाने का प्रयास कर रहे थे, नॉन विजिबल करने का प्रयास कर रहे थे, वो इसको गायब करने का प्रयास कर रहे थे। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन E बराबर mc² आपने पढ़ा होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि एनर्जी जो है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है मेरे साथियों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे मेरे विद्वान साथियों, वो क्या काम कर रहे थे? विजिबल थिंग्स को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? नॉन विजिबल थिंग्स में कन्वर्ट कर रहे थे। और साथियों, जो विजिबल थिंग्स को या नॉन विजिबल थिंग्स को मेजर कर सके, माप सके उन चीजों को, वो ही क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जो विजिबल थिंग्स को क्या कर सके? मेजर कर सके, वो ही क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है मेरे साथियों। यह परिभाषा, यह डेफिनेशन जो दी गई थी वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी? तो बेटा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी। साथियों, अब समय होता है 2 मिनट का और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट विजिबल है या नॉन विजिबल? मुझे आप बताइए कि लाइट क्या है? लाइट विजिबल थिंग्स है या नॉन विजिबल थिंग्स है मेरे सामने? बताइए। बताइए, लाइट क्या है? विजिबल थिंग्स है या नॉन विजिबल थिंग्स है? मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं मेरे साथियों। चलिए हम बात करते हैं लाइट के ऊपर। तो साथियों, लाइट नॉन विजिबल है। लाइट एक एनर्जी है मेरे साथ। अब आप कहेंगे सर कि सर आप लाइट में हमें दिखाई दे रहे हो, ये तो विजिबल हुई ना, ये तो मास को रिप्रेजेंट करना चाहिए। नहीं, लाइट इज ए एनर्जी बिकॉज लाइट जिस ऑब्जेक्ट पर गिरती है वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ना कि लाइट दिखाई देती है मेरे साथ। जब लाइट कम होती है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो लाइट जिस पर गिर रही है वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ना कि लाइट दिखाई देती है। और लाइट क्या है मेरे विद्वान साथियों? तो आप बताओगे लाइट क्या है? एक एनर्जी है मेरे साथियों। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को आगे की तरफ रिप्रेजेंट करता हूं तो फिजिकल क्वांटिटी का मैथमेटिकल रूप अगर हम देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी देखिए
साथियों आप दुकान पर गए और दुकान पर जाने के बाद आपने बोला कि जी मुझे दुकानदार मुझे एक काम कर दे, 1 किलो चीनी दे दे। आपने क्या बोला? 1 किलो क्या दे दे? चीनी। यहां पर 1 किलो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही फिजिकल क्वांटिटी है मेरे साथ। जो 1 केजी रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी में बेटा जो 1 है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू है। और मेरे साथियों केजी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पर्टिकुलर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैथमेटिकल रूप से अगर आप देखना चाहते हो, मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहते हो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो मैथमेटिकल रूप में आप बोल सकते हो फिजिकल क्वांटिटी इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मिला दें तो क्या बन जाती है? एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। साथियों न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों को अगर एक ही फॉर्म में, एक ही नाम से अगर आप जाने तो बेटा इसे ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड। अगर आपसे पूछे व्हाट इज मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या है मेरे विद्वान साथियों? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मिला दें तो दैट कॉल ऑफ मैग्नीट्यूड। यह क्या है विद्यार्थियों? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड 1 एंड केजी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड फिजिकल यूनिट दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड बन जाएगा। साथियों अगर आपसे मैं पूछूं 1 सेकंड, आप मुझे बताइए 1 सेकंड, 1 सेकंड क्या है? तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? फिजिकल क्वांटिटी। इसमें एक क्या है मेरे साथियों? तो न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकंड क्या है साथियों? आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा सकता है कंपल्सरी फैक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। साथियों मैं एक क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, कंपल्सरी फैक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कंपल्सरी फैक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फैक्टर ऑफ पीक। कंपल्सरी फैक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आप क्या बोलोगे बेटा? कंपल्सरी फैक्टर है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे मैं एन से लिख रहा हूं, और दूसरा कौन है विद्यार्थियों? यू। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये बेटा क्या है? तो एक कंपल्सरी फैक्टर है मेरे साथ। क्या है मेरे साथियों? कंपल्सरी। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है? कंपल्सरी फैक्टर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा आपके पास? मैग्नीट्यूड। बात समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको एकदम क्लियरली बात समझ आ गई होगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दूं तो बेटा क्या कहलाएगा? वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा मेरे साथ। चलिए, और यही कंपल्सरी फैक्टर। चलिए विद्वान साथियों मुझे एक बात बताइए, पी क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हो? एन डॉट में यू। एन डॉट में यू, जहां पर एन न्यूमेरिकल नंबर और यू फिजिकल यूनिट। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं पी क्यू इज कांस्टेंट, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, तब एन और यू का रिलेशन बताओ। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है, तब एन डॉट यू का रिलेशन क्या है? तो आप बोलोगे न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट की। मेरे विद्वान साथियों आगे भी यह चीज काम में आने वाली है आपको।
आपको कैसे काम में आने वाली है साथियों, जब एक थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट रखी जाती है और दो क्वांटिटी के बारे में बात करें तो एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। या तो n की वैल्यू बढ़ रही है तो u की वैल्यू क्या होगी, कम, तभी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। यस या नो? तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u, जहां पर n की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो u की वैल्यू क्या हो रही है मेरे साथियों, कम हो रही है। जहां पर n की वैल्यू कम हो रही है वहां पर u की वैल्यू क्या हो रही है साथियों, बढ़ रही है मेरे साथियों। क्या आप दो फिजिकल क्वांटिटी है मेरे साथियों, एक pq1, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है pq2। pq1 के लिए n1u1 और pq2 के लिए n2u2 मान लें और pq1 बराबर pq2 बराबर pq हो तो क्या आप लिख सकते हैं n1u1 बराबर n2u2। बात समझ आई या नहीं आई? साथियों मैंने बोला एक फिजिकल क्वांटिटी pq1 मैंने मानी और वो क्या है, n1u1। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी pq2 बराबर मैंने क्या मानी, n2u2। अगर मैं बात करूं pq1 बराबर pq2 बराबर pq, अगर फिजिकल क्वांटिटी 1 फिजिकल क्वांटिटी 2 दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन रख रही है, इक्वल है, तो मुझे बताइए क्या pq इक्वल होगी या नहीं होगी, यस या नो? यस। और जब pq इक्वल है, pq1 बराबर pq2 है, तो आप कह सकते हैं कि n1u1 और n2u2 दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। आपको बात समझ आ गई हो तो थंबनेल कीजिए, आगे की बात हम करेंगे एक न्यूमेरिकल के साथ में कि सर ये आगे का बात कैसे। चलिए अब कन्वर्ट, मैंने क्वेश्चन दिया आपको 1 न्यूटन टू डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, फटाफट बताइए कन्वर्ट कीजिए किसको, 1 न्यूटन को किसमें, डाइन में कन्वर्ट कीजिए। साथियों मैं न्यूटन की वैल्यू आपको बता देता हूं, न्यूटन क्या होता है। तो न्यूटन विद्यार्थियों वैसे तो एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन न्यूटन दो फिजिकल क्वांटिटी, एक फोर्स और दूसरा मास का यूनिट है मेरे साथ। एक फोर्स और दूसरा वेट का यूनिट है, गलत बोल दिया, वेट का यूनिट। फोर्स और वेट का यूनिट क्या है मेरे साथियों, न्यूटन है। अगर एक न्यूटन की वैल्यू की अगर बात करूं तो मेरे साथियों किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। और साथियों यह कौन सा यूनिट है, तो यह MKS यूनिट है, मीटर किलोग्राम सिस्टम वाला क्या है, यूनिट है। आपने फिजिकल क्वांटिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट में यह जानकारी ग्रहण की गई। अच्छा डाइन क्या होता है, तो डाइन भी बेटा फोर्स एंड वेट का CGS यूनिट है। फोर्स एंड वेट का CGS यूनिट कौन है विद्यार्थियों, तो डाइन। और आपको बता दूं डाइन बराबर, एक डाइन की वैल्यू होती है ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड। एक डाइन की वैल्यू क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड। साथियों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में। तो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम जीरो बेस पर। वैसे विद्यार्थी इसको रटते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर माइनस 10 की पावर 5 डाइन, पर आया कहां से, मैंने बोला फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स एक क्या है, कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको फिजिक्स के फील के साथ पढ़ना है तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। साथियों मैंने अभी आपको बताया था
अगर PQ1 बराबर PQ2 है तो N1 U1 बराबर क्या होगा मेरे साथियों, N2U। साथियों N1 की वैल्यू क्या है, तो N1 की वैल्यू है बेटा 1 और U1 की वैल्यू क्या है, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। जैसे किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। अगर N2 की वैल्यू बात करूं तो N2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, मैं फाइंड आउट कर लेता हूं x, क्या मान लेता हूं x। और U2 की वैल्यू क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया डाइन को हम कैसे लिखते हैं, ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड। साथियों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप लिखेंगे 1000 ग्राम होते हैं मेरे साथ। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो साथियों कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और साथियों जब किलोग्राम को ये दोनों यूनिट इक्वल करते हो, तो किलोग्राम को बेटा आपको लिखना पड़ेगा 1000 ग्राम। कितना लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम। और मीटर को आपको लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर। और सेकंड को क्या लिखोगे, सेकंड, क्योंकि बेटा इधर फिजिकल क्वांटिटी में भी क्या है, सेकंड है साथियों। और x की वैल्यू कांस्टेंट, ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड। यही पूछा है आपसे कि 1 न्यूटन डाइन की वैल्यू कितनी होगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, सेकंड से सेकंड। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 10 की पावर 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 5। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन की जो वैल्यू है, 1 न्यूटन की जो वैल्यू है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। या आप कह सकते हो 1 डाइन इक्वल्स टू 10 की पावर -5 न्यूटन। 1 डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन। यह है बेटा, आप आसानी से कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चंस को। चलिए मैं आपके लिए एक क्लास में आपको एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन छोड़ करके आपके पास छोड़ करके जा रहा हूं विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और आप बताइए कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग। 1 जूल को आप किस में कन्वर्ट कीजिएगा, अर्ग में कन्वर्ट कीजिएगा। बताइएगा आप इसको कि 1 जूल को अर्ग कितना होगा। चलिए आज की क्लास को विद्वान साथियों यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। कल हम बात करेंगे एक नए जोश के साथ नई क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए मेरे साथियों और क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।